नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर। दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे। और हाँ, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दो बैलों की कथा पार्ट 1 में आपने देखा कि जूरी नाम का एक किसान है, उसके हीरा और मोती नाम के 2 बहुत अच्छे बैल हैं। जूरी उन दोनों बैलों से बहुत प्यार करता है। दोनों बैलों में भी आपस में गहरी दोस्ती है। एक बार जूरी का साला गया अपने खेत में काम करने के लिए दोनों बैलों को ले जाता है, लेकिन बैलों को लगता है कि जूरी ने उनको बेच दिया है, इसलिए रस्सी तुड़वाकर वापस अपने घर आ जाते हैं। दूसरे दिन जूरी का साला उनको फिर ले जाता है। वहां उनको अच्छा चारा भी नहीं दिया जाता है और खूब काम में लिया जाता है। वहीं जूरी के साले गया की बेटी उन दोनों को आकर बताती है कि तुम दोनों यहां से भाग जाओ, वरना कल तुम्हारे नाक में रस्सी डाली जाएगी। वे दोनों बहुत तेज भाग जाते हैं। उनको भूख लगती है तो रास्ते में एक मटर के खेत में अपना पेट भर लेते हैं और आपस में मस्ती करने लगते हैं। अब आगे। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। डोंकता अर्थात रंभाता हुआ। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, अर्थात डर रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, अर्थात बहुत विशाल कायिक है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, अर्थात अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, बुरे भसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, अर्थात कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चलें? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, अर्थात भागता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, अर्थात मैं आगे से वार करता हूं, तुम पीछे से वार करो। दोहरी अर्थात डबल मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, अर्थात उसको भी एक एक शत्रुओं से ही लड़ने का एक्सपीरियंस था, अनुभव था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर, वह मौका न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यहां भी मुंशी प्रेम जी कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि इंसानों की बात तो दूर है, ये पशु होते हुए भी ऐसा विचार रखते हैं कि कोई शत्रु है जो गिरा हुआ है, घायल है, तो उस पर वार करना ठीक नहीं। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था कि मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, अर्थात वहां ताजा ही फसल में पानी दिया हुआ था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया।
हीरा ने देखा संगी अर्थात मेरा मित्र संकट में है तो लौट पड़ा अर्थात वो भी वापस आ गया। दोनों फंसेंगे, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस वह जगह होती है जहां पशुओं को एकत्रित करके रखा जाता है, चाहे वे आवारा पशु हो चाहे पालतू पशु हो, उनको इकट्ठा करके रखा जाता है और फिर कसाई को बेच दिया जाता है जहां पशुओं को काटा जाता है। कसाई ले जाकर के ऐसी जगह बेच देते हैं जहां पशुओं को काटा जाता है, तो उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा अर्थात ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे अर्थात उनको खाने को नहीं मिल रहा था तो सब घायल की भांति पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटके लगाए ताकते रहते पर कोई चारा लेकर आता ही न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, इससे पेट थोड़े भरता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी अर्थात वो विरोध करने लगा। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया अर्थात दीवार की जो ऊपर लिपाई की हुई थी उसकी एक परत निकल आई। फिर तो उसका साहस बढ़ा अर्थात उसको और हिम्मत आ गई। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला अर्थात वो अटेंडेंस करने आया कि कहीं कोई जानवर चला तो नहीं गया है, भाग तो नहीं गया है। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए अर्थात हीरा ने जो काम किया अर्थात दीवार को गिराने का प्रयास किया तो ये देखकर उसने कई डंडे उसको मार दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का? और बंधन में पड़ गए अर्थात पहले पतली रस्सी से बंधे हुए थे, अब तो और मोटी रस्सी में बांध दिए गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद है अर्थात इतने सारे जानवर यहां बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। अर्थात दोनों के दोनों तैयार हो गए विरोध करने के लिए और दीवार को तोड़ने के लिए। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो अर्थात किसी शत्रु से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे अर्थात सब में एक उत्साह का संचार हो गया। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, क्योंकि उसकी रस्सी नहीं कटी थी।
शायद कहीं भेंट हो जाए, कहीं मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो कैसी थी, कितनी अच्छी इनकी मित्रता थी। ऐसी मित्रता मनुष्यों में भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो एक मित्र संकट में है तो दूसरा मित्र उसको छोड़कर नहीं गया। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अर्थात 9-10 प्राणी, 9-10 जीव, बकरियां, घोड़ी आदि जो भाग कर गए उनकी तो जान बची। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, अर्थात सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची इसके लिखने की जरूरत नहीं। अर्थात वहां खलबली सी मच गई क्योंकि इतने सारे जानवर वहां से जा चुके थे। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, अर्थात उसकी खूब पिटाई हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण अर्थात एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, अर्थात इसी से वे जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल, इतने कमजोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, अर्थात हड्डियां निकलने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बोलों का कौन खरीदार होता, अर्थात वे लोग उन दोनों को खरीदने के लिए आए थे। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा, अर्थात उनमें कितना क्या मांस है ये चेक करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। अर्थात दोनों समझ गए कि वह एक कसाई है और उनको ऐसी जगह बेचने के लिए लेकर जा रहा है जहां उनको काट दिया जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से अर्थात डरती हुई, डर से भरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, अर्थात बेकार में ही भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। यहां भी देखिए, पशु होते हुए भी इनमें कैसी समझदारी है कि मरने के बाद भी इनके शरीर के अंग किसी न किसी के काम आ जाएंगे। इनका ऐसा सोचना है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, अर्थात शरीर का अंग अंग कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, गाय और बैलों का एक झुंड हरे हरे हार में अर्थात हरे हरे खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता, पागुर अर्थात जुगाली करता था। चरने के बाद में पशु जब चारे को पचाने के लिए मुंह में चलाते हैं तो वो जुगाली होती है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ अर्थात शिकारी के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, अर्थात ये रास्ता देखा हुआ सा लगता है उनको। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल
तेज होने लगी, अर्थात हर पल उनकी चाल बढ़ने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता, सारी कमजोरी गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया, अर्थात अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, अर्थात इसी कुएं पर वे रहट के द्वारा पानी निकाला करते थे। यही कुआं है। हीरा ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान अर्थात जहां चारा डाला जाता है, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर अर्थात जोशीले होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए अर्थात उछलते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं, अर्थात इनको मैं खरीद करके नीलामी में खरीद करके लाया हूं। मैं तो समझा हूं चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, अर्थात किसको क्या अधिकार है कि मेरे बैल नीलाम कर दे। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, अर्थात थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर अर्थात विजयी वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, अर्थात उत्सव जैसा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। वह भी उनसे प्यार करने लगी। तो यहां आपने देखा कि एक किसान अपने पशुओं से कितना प्रेम करता है और पशु भी अपने मालिक के प्रति कितना अत्यधिक प्रेम स्नेह रखते हैं, और दोनों की मित्रता तो लाजवाब थी। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी एक संदेश दे रहे हैं कि स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए संघर्ष करना, यानी आजादी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आजादी यूं ही नहीं मिलती है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, दो बैलों की कथा। और अंत में हम एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी? अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक
स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपने देश की स्वतंत्रता को बचाए रखने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।